जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 29वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 28वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही एक जरूरी सूचना भी आप सबको देना था। कई मित्र लगातार वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी आप अपने कोर्स पे रक्षाबंधन का ऑफर दो। तो मेरे मित्र, रक्षाबंधन ऑफर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे कल से ही लाइव है। आप चाहें तो हमारे किसी भी पेड कोर्स में इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एएलपी एंड टेक की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी साइंस को सभी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच में। और अगर एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। ध्यान में रखेंगे कि इस दोनों ही बैच से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9065970477 पे कॉल करके कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की। और आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने कई दफा बताया है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो आकाश का रंग होगा वो कैसा होगा। आप कहेंगे सर काला होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैंने कई बार अपने सेशन में बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे बात किसकी की जा रही है, एसिटिक अम्ल की बात की जा रही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। अच्छा, इसको किसके साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर, NaOH होता है। और मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये रिएक्शन आपने कई दफा बताया है इसी सीरीज में, क्या कि जब एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या बनाता है। आप कहते हैं कि गुरुजी ये CH3COONA बनाता है और साथ ही साथ H2O बनाता है। जहां पे ये CH3COONA को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि सर इसी को सोडियम एसीटेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम एसीटेट बोला जाता है। तो मेरे मित्र, जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डैश और जल बनेगा। आप कहेंगे सोडियम एसीटेट और जल बनेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये चीज पूछ लिया जाए कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो CH3COOH है इसको हम लोग अम्ल के रूप में देखते हैं और ये जो NaOH है इसको हम लोग किसके रूप में देखते हैं। आप कहेंगे सर भस्म के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमसे ये क्वेश्चन करा जाए कि जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो सोडियम एसीटेट और जल बनता है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आप कहेंगे सर ये जो अभिक्रिया है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बाकी अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, आप क्या कहेंगे कि सर NaHCO3। और मेरे मित्र, लैक्टिक अम्ल को जब हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं कि सर एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान ह्यूमन मसल्स में जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में बदल जाता है, तो आप कहते हैं सर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ध्यान में रखेंगे कि सर जो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि सर ग्लूकोज पहले जो है वो पायरुविक एसिड में बदलता है और पायरुविक एसिड जो है वो किस में बदलता है, तो सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो आप पायरुवेट कह लो या ग्लूकोज कह लो, बात आपका बराबर ही होगा, क्योंकि सर जो अभिक्रिया की शुरुआत होगी वो कहां से होगी, ग्लूकोज से ही होगी। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक पर्याप्त
प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो प्रक्रियात्मक समूह की बात की जा रही है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ने नाम सुना होगा कि जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या लिखते हैं हम लोग? आप कहते हैं सर OH लिखते हैं। अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं, अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर इसके लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप CHO लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग ईस्टर की बात करते हैं तो COOR लिखते हैं। तो मेरे मित्र ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये किसी भी कार्बनिक यौगिक का वैसा समूह होता है जिसपे उस कार्बनिक यौगिक का पूरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप उस यौगिक का वो पार्ट होता है जिस पे उस कार्बनिक यौगिक का केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। तो आपसे क्वेश्चन भी सर सीधा सीधा यही पूछा जा रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? इसका आणविक द्रव्यमान, आप कहेंगे नहीं। कार्बन श्रृंखला की लंबाई, नहीं। इसके रासायनिक गुण, आप कहेंगे सर यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी कार्बनिक यौगिक के केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन के रूप में इसको देखते हैं, और किसी तत्व के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको कार्बनिक यौगिक क्या दिखेंगे? तो सर कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में दिखेंगे। मतलब क्या हाइड्रोकार्बन आपका क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और ध्यान में रखेंगे कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मोटे तौर पे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के रूप में एल्केन को देखते हैं, असंतृप्त के रूप में हम लोग एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं। मेरे मित्र नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाद बाकी हीमोग्लोबिन, यूरिनोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सब का कोई अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ध्यान में रखेंगे कि उप इकाई संरचना मतलब सब यूनिट की बात की जा रही है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग सेल को कैटेगराइज करते हैं तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है सर प्रोकैरियोटिक सेल। पहला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा क्या होता है? तो सर दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये पूरी तरह से डेवलप सेल नहीं होते, यानी कि इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल पूरी तरह से विकसित सेल होते हैं और इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ध्यान में रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका राइबोसोम पाया जाता है वो किस तरह का होता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं उसके दो सब यूनिट होते हैं। दो सब यूनिट में से आपका पहला सब यूनिट क्या होता है? तो सर 50s और दूसरा क्या होता है? आप सभी कहते हैं सर 30s। और अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की सब यूनिट की बात करते हैं तो इसमें सर एक आपका 60s का होता है और दूसरा आपका क्या होता है सर 40s का होता है। ध्यान में रखेंगे ये क्या है? तो सर राइबोसोमल आपका सब यूनिट है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, सब यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे 50s और 30s। सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि यूकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है, तब आंसर हमारा बी हो जाता। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम का सब यूनिट होता है वो 60s और 40s के फॉर्म में होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं जाइलम या फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये पौधे का जो है वो जटिल अस्थायी उत्तक माना जाता है। और मेरे मित्र जो जाइलम है वो जल के संवहन के लिए जिम्मेवार होता है, जबकि जो फ्लोएम है ये क्या होता है? तो सर भोजन के संवहन के लिए जिम्मेवार होता है। जल के संवहन के लिए और भोजन के संवहन के लिए जिम्मेवार होता है। जाइलम आपका जल के लिए और फ्लोएम जो है वो आपका भोजन के लिए। आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं, अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर इसके 4 मुख्य पार्ट होते हैं। 4 मुख्य पार्ट में कौन कौन से हैं? तो पहला आपका होता है सर ट्रैकिया, फिर क्या होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, फिर होता है आपका वेसल्स, फिर क्या होता है सर? वेसल्स, और फिर क्या होता है? तो फिर होता है सर जाइलम फाइबर, फिर क्या होता है? जाइलम फाइबर, और फिर क्या होता है सर? जाइलम पैरेन्काइमा।
जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो ट्रैकिया और वेसल्स की बात हम लोग करते हैं, यानी कि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं की बात कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जाइलम तंतु की बात कर रहे होते हैं, ये क्या होते हैं? तो सर जाइलम के निर्जीव पार्ट होते हैं, यानी कि ये डेड पार्ट होता है। जबकि जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है ये क्या होता है? तो सर लिविंग पार्ट, यानी कि जीवित भाग होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं, ये जो है ये हमारा क्या होगा? निर्जीव होगा, और जाइलम मृदु उत्तक ये जीवित होता है। तो सर ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मृत कोशिका से बने हुए की बात की जा रही है। तो हम लोग कहेंगे कि सर मृत कोशिका में जब हमारा इस तीनों में से कोई दूर रहेगा तब आंसर होगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका वाहिका और जाइलम मृदु उत्तक। मेरे मित्र आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी जाइलम मृदु उत्तक तो आपने बताया है जीवित होता है। ध्यान में रखिएगा, जाइलम पेरेनकाइमा को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जाइलम मृदु उत्तक कहते हैं। तो आपका सही आंसर तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। क्या कहेंगे कि गुरुजी ट्रैकिया या फिर ट्रैकिड्स और वेसल्स और जाइलम फाइबर ये निर्जीव होते हैं और जल का संवहन इसी के द्वारा होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जाइलम तंतु की जो बात की जा रही है तो ये जल के संवहन में मदद नहीं करता है। जल के संवहन में मेनली जो मदद करता है वो आपका वाहिनिकाएं, जिसको हम लोग ट्रैकिड्स, और वाहिका जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? मेरे मित्र वनों और वन्यजीव के संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि सर हम लोग पेड़ पौधा को भी बचा के रखें और साथ ही उस पेड़ पौधा में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उसको भी बचा करके रखें। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि पहला ऑप्शन है कि उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में वनों का उपयोग करना। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी विधि वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। तो मेरे मित्र अगर हम उद्योग के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में वन का उपयोग करेंगे तो क्या इससे हमारा वन और वन्यजीव संरक्षित होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। तो सर ये तो ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रहण। मतलब क्या हुआ कि मतलब गैर कास्टीय वन उत्पाद, मतलब वैसे वन उत्पाद जिसमें आपका लकड़ी ना हो उसका संग्रहण करते हैं। तो आप कहेंगे सर लकड़ी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधा हमारा बचा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि उस पेड़ पौधे के अंतर्गत जो जीव होंगे या उस पे जो निर्भर करने वाले जीव होंगे वो भी बचा रहेगा। तो अगर हम लोग गैर कास्टीय वन उत्पाद का संग्रहण करते हैं तो इससे न तो हमारे वन पे कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही वन जीव पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं ये कम हानिकारक होगा। लेकिन अगर तीसरे ऑप्शन को देखेंगे तो वनों को वृक्षारोपण में बदलना, प्लांटेशन के रूप में बदलना, ये सर क्या हो जाएगा? तो सर ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर हम वनों को वृक्षारोपण में बदलेंगे तो वहां से काट काट करके वन को हम दूसरी जगह लगाएंगे, लेकिन वहां जो रहने वाले जीव होंगे उसके लिए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर उसका तो घर उजड़ जाएगा। तीसरा है वन क्षेत्र में सड़कों और बांधों का निर्माण करना। आप कहेंगे सर ये भी गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कम हानिकारक कौन होगा? आप कहेंगे सर गैर कास्टीय वन उत्पाद का संग्रहण कम हानिकारक होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सी शाक जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए होता है? मेरे मित्र सर्पगंधा, मैंने कई बार आपको बताया है, तो इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। नेक्स्ट है कि जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी आपने कल के सेशन में भी बताया है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग धोबन सोडा के रूप में करते हैं। जब हम लोग धोबन सोडा का फॉर्मूला देखते हैं तो Na2CO3 10H2O कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे साधारण नमक NaCl है, ये आपका जो धोबन सोडा होता है या फिर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको बनाने के लिए एक आप कह सकते हो मुख्य रॉ मटेरियल के रूप में देखा जाता है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है सर जी। और अगर हम लोग विनेगार की बात कर रहे हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर एसिटिक एसिड का जो जलीय विलयन होता है वही हमारा विनेगार कहलाता है, जिसको हिंदी में सिरका भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप सबों के सामने है कि यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पान के कारण? नहीं सर,
जो हम लोग का आवाज बदल जाता है वो किसके चलते? तो सर लेरिंग्स में बदलाव आने के चलते। पेशीय विकास के कारण नहीं, फेफड़ों के विकास के कारण नहीं, स्वरयंत्र यानी कि लेरिंग्स के विकास के चलते। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करते हैं? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे कार्बन के समान श्रृंखलन गुण की बात की जा रही है। श्रृंखलन गुण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कार्बन जो है सर इसी प्रॉपर्टीज के चलते बहुत ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। बहुत ज्यादा क्या करता है सर? यौगिक का निर्माण करता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इन चारों में से जिस किसी की भी वैलेंसी कार्बन के वैलेंसी के बराबर होगी वो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज को शो करेगी। अगर हम लोग बात करेंगे पोटेशियम की तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, और अगर हम लोग बात करेंगे नियोन की तो इसकी वैलेंसी तो सर 0 होती है, क्यों? क्योंकि ये अक्रिय गैस तत्व है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? आप कहेंगे गुरुजी 2 होती है। और अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, जो कार्बन के समकक्ष है। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन की तरह क्या करेगा? श्रृंखलन गुण को प्रदर्शित करेगा। और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में कहा जा रहा है कि लिटमस विलियन एक बैगनी रंजक है, पर्पल डाई है, बिल्कुल ही सही है, जो थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित पादप है और लाइकेन से निकाला जाता है। यह स्टेटमेंट आपका 100% प्रूफ है। और सर आपने कई बार इस चीज को पढ़ा है कि जो लिटमस पेपर होता है उसका ओरिजिनल कलर पर्पल डाई होता है। जब ये एसिड और बेस के साथ मिलाया जाता है तब सर इसके रंगों में परिवर्तन होता है, और इसीलिए हम लोग इसका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में करते हैं। और ये जो है वो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। तो सर ये सेम स्टेटमेंट आप में कहा जा रहा है कथन 1 में, तो आप कहेंगे सर ये तो सही है। दूसरा है यहाँ पे कि लाल गोभी के पत्ते, हल्दी, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां जैसे कई प्राकृतिक सामग्री हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देते हैं। आप कहेंगे सर ये भी सही है कि जो लाल गोभी होता है, हल्दी होता है, कुछ फूलों की रंग मतलब पिटूनिया जैसे फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो इन सभी का भी हम लोग क्या करते हैं? तो सर प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि सर हमारा दोनों कथन सही है। पहले ऑप्शन में है दोनों कथन असत्य है, आप कहेंगे गलत है। कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। मेरे मित्र इसका तो कोई बात ही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी में है दोनों कथन सही है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश डिग्री होता है तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होता है। कहेंगे आप कि सर आपने कई बार बताया है कि सर यहाँ पे चालक को अधिकतम बल का अनुभव मतलब सीधे सीधे हम लोग फ्लेमिंग के बामहस्त नियम की बात कर रहे हैं, जो कि FBI के रूप में इंडिकेट करता है। अंगूठा बल की दिशा को बताता है। सर जो ये हमारा उंगली है ये आपका तर्जनी जिसको हम लोग बोलते हैं सर चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और मध्यमा जो है वो किसको बताता है? धारा की दिशा को बताता है। तो फ्लेमिंग ने बताया था कि अगर हम अपने बाएं हाथ की उंगली को इस तरह से रखें कि तीनों समान कोणिक हो, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ हो, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा धारा की दिशा को बताएगा। तो सर यहां पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 14 कि बोमेन संपुट मानव शरीर में कहां स्थित होती है? आप सभी कहेंगे सर ये किडनी में स्थित होती है। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जो किडनी होती है वो आपका मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम माना जाता है, और किडनी जो है वो नेफ्रॉन से बना होता है, और वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है सर वो नेफ्रॉन ही होता है। और मेरे मित्र जब आप नेफ्रॉन की संरचना को देखते हैं तो आपको ऊपर में ही एक प्यालानुमा संरचना दिखाई पड़ती है जहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चालू होता है, और उसी प्यालीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा बोमेन संपुट होगा वो कहां पाया जाएगा? आप कहेंगे सर वृक्क में पाया जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आमाशय पाचन तंत्र का हिस्सा है। यहीं से सर जठर रस निकलती है जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जिसको एक्टिव करने के लिए HCl की जरूरत होती है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यकृत से सर पित्तरस स्रावित होता है, और पित्तरस संचयित कहां पे होता है? आप कहते हैं सर गोल ब्लैडर में संचयित होता है। मेरे मित्र फेफड़ा आपके श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 4L लंबाई और 5A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन ये भी है। चला जी आपसे कहा जा रहा है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध। तो मेरे मित्र अगर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार R = ρ L/A कहे तो क्वेश्चन के अनुसार ये कितना है?
आप कहेंगे सर 1.0 ओम, या सीधे सीधे कह दीजिए ना कि 1 ओम है। क्या कहा जा रहा है कि समान पदार्थ से निर्मित किंतु लंबाई 4 गुना बढ़ा दी गई है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका 5a हो जा रहा है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन L इक्वल टू क्या 4L और A इक्वल टू क्या 5A, तो आप कहेंगे सर R डैश इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो रो L बटा A ही लगेगा। हम लोग यहाँ पे रो को रखेंगे, L के जगह 4L रखेंगे, A के जगह 5A रखेंगे। आप क्या कहेंगे कि सर 4/5 को आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए और इसको रो L बटा A रह दीजिए। मेरे मित्र ये जो रो L बटा A है इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे? आप कहेंगे सर 1 ओम है, तो क्या हम 4/5 गुना 1 कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर शौक से कर सकते हैं। मेरे मित्र ये क्या हो गया 4/5। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 4 को 5 से डिवाइड किया जाए तो ये 0.8 के समथिंग आएगा, मतलब सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है? मतलब क्या कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है क्या? आप कहेंगे नहीं, ये तो सर प्रकृति का है। तालाब? आप कहेंगे सर नहीं। अगर झील की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं। मेरे मित्र यहाँ पे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात की जा रही है तो इसमें आपका जो फसली खेत है ये क्या हो जाएगा? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखा जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि सर जो जीव वगैरह हैं वो उसमें आसानी से सरवाइव कर पाए। आप कहेंगे सर तालाब भी तो ह्यूमन के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, उसी को हम लोग तालाब में बदल जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जलीय जीव रह सकते हैं। अगर हम लोग फसली खेत की बात करेंगे तो सर उसमें सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े या आप कह सकते हो वैसे सभी छोटे छोटे जीव रह सकते हैं, जिसको क्या होती है सर? तो सर पेड़ पौधे या आप कह सकते हो कि घने वातावरण की जरूरत होती है। इसीलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। सर इसमें आपका ऑप्शन सुधार करना होगा क्योंकि बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवर्त सारणी में समूह की कुल संख्या, आप सभी कहेंगे सर समूह की कुल संख्या 18 होगी, तो ये किसके साथ मैच करेगा? ए के साथ मैच करेगा। आवर्तों की कुल संख्या, आप कहेंगे गुरुजी आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है, तो 7 आपका किस में है? तो सर डी में है, तो ये डी के साथ मैच करेगा। के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, के पहला कक्षा होता है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, 2 किसके, ये 3 किसके साथ मैच करेगा? सर बी के साथ मैच करेगा। अब एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एम जो है वो तीसरा कक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 9 = 18, यानी कि एम कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 18। तो ये जो 4 है चला जी, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी, तो ये आपका ई के साथ मैच करेगा। और जो एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो एल आपका दूसरा कक्षा होता है, तो सर इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकता है, तो सर ये किसके साथ मैच करेगा? आप कहेंगे सर जब इसमें 8 रह सकता है तो ये हमारा सी के साथ मैच करेगा। ध्यान से देखेंगे कि आपके पहले ऑप्शन में 1 को ए के साथ मिलाया जा रहा है, ठीक है, 2 को बी के साथ मिलाया जा रहा है, आप कहेंगे गलत हो गया क्योंकि 2 जो है वो डी के साथ मिल रहा है, डी में 7 दिया हुआ है। बी में 1 को बी के साथ मिलाया जा रहा है, ये पहले ही गलत हो गया। अब 1 को सर इसमें क्या किया जा रहा है? तो ई के साथ मिलाया जा रहा है, सर ये भी गलत हो गया। अब चौथे ऑप्शन में आएंगे तो 1 को ए के साथ मिलाया जा रहा है, सही है। 2 को डी के साथ मिलाया जा रहा है, ये भी सही है। 3 को बी के साथ मिलाया जा रहा है, सर ये भी सही है। लेकिन 4 को यहां पे सी के साथ मिलाया जा रहा है, जो कि सर ये गलत है। ध्यान देंगे कि यहां पे 4 को जो है वो किसके साथ मिलाया जाएगा? तो 4 को ई के साथ मिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एम कोष जो है ये परमाणु का तीसरा कक्षा होता है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 18, जबकि आपके इस ऑप्शन के अनुसार इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 बताया जा रहा है, वो क्या है सर? गलत है। तो यहां पे 4 का सी गलत हो जाएगा सर, 4 जो है वो ई के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट यहां पे 5 एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल दूसरा कक्षा है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको 18 के साथ मैच करवाया जा रहा है, तो ये गलत है। 5 जो है वो किसके साथ मैच करेगा? सर सी के साथ मैच करेगा। अब जाके आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये चीज आप सभी सुधार लेंगे, हालांकि पीडीएफ आपको मिलेगा ही, तो आपको वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित
ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे। चुंबकीय अभिवाह जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में भी देखते हैं, तो चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर आप कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है परिपथ का प्रतिरोध, नहीं होगा। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, नहीं। परिवर्तन की दर, चुंबकीय अभिवाह नहीं, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 19 कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित हो जाता है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मैच्योर अंडा से ही फल बनता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके सर फूल का क्या होगा? आप कहेंगे फीमेल पार्ट होगा। और अगर हम लोग बीजांड की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर बीजांड मतलब बीज, ये भी क्या है? फीमेल पार्ट है। और सर पंखुड़ी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर सेपल्स और पेटल्स के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? मेरे मित्र पहला स्टेटमेंट है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक होगा। तो आप कहेंगे सर हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो ये वाला तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस स्थिति में सर अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो सर प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। और जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपका कहां पे बनता है? अनंत पे बनता है, और वास्तविक और उल्टा, और साथ ही बहुत बड़ा होता है। मतलब इस दो स्थिति में अवतल दर्पण के द्वारा क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित किया जाएगा। तो सही आंसर सर आपके ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, 2 और 3 दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 5 वोल्ट है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी R इक्वल टू हो जाएगा हमारा V बाय आई। आपका V कितना है? आप सभी कहेंगे सर 5 वोल्ट 5.0, और मेरे मित्र आपका ये है 0.5, पॉइंट हटा दीजिए, आप कहेंगे सर ये हो गया 50/5, 5 धाए कितना होता है? 50। प्रतिरोध कितना हो गया सर? 10 ओम। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 22 कि दो प्रतिरोध A और B 20 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा डैश से। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि पहले तो हम टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे, चूंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो आरपी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर आरपी इक्वल टू हम लोग R1 इंटू R2 बटा R1 बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। R1 इंटू R2 क्या है? तो सर 20 गुना 30 अब बटा R1 प्लस R2, तो 20 प्लस 30 क्या होगा? 20 30 नहीं 600, अब 20 और 30 50, ये इसके साथ कट जाएगा। मतलब टोटल जो आपका प्रतिरोध है वो कितना हो गया? 12 ओम। सर आपका जो विभवांतर है वो कितना है? 3 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है धारा क्या होगा? आई इक्वल टू क्या कहिएगा सर जी? V बाय आर। विभवांतर आपका 3 वोल्ट है, प्रतिरोध आपने टोटल 12 निकाला, 3 एकम 3 3 चौका 12, ये कितना हो जाएगा सर? 0.25 एम्पियर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 कि जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति डैश होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि क्षारीय ऑक्साइड की बात की जा रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग समूह में नीचे की ओर ऊपर से नीचे आते हैं तो धातुओं की गुण क्या होती है? आप कहते हैं सर बढ़ती है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब हम समूह में नीचे की ओर आते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति आप कहेंगे सर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे नीचे आएंगे हमको मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? आप कहेंगे सर क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। तो मेटल ऑक्साइड को ही जब क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर जब हम समूह में नीचे की ओर आते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? आप कहेंगे सर बढ़ जाती है। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भोजन को वायुरोधी कंटेनर में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलता है। बिल्कुल ही सही है।
अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को किसी ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो लगातार डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं होता है, तो सर वो ऑक्सीकृत होने से बच जाता है और साथ ही आप कह सकते हो खराब होने से बच जाता है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि चिप्स का निर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लश करते हैं। मेरे मित्र ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि चिप्स निर्माता चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन जैसी गैस से फ्लश करते हैं, जबकि यहां पे ऑक्सीजन जैसी गैस दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको चूज करना है कि कथन एक सत्य है और कथन दो क्या है? आप कहेंगे असत्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसे एयर टाइट डब्बा में रखा जाता है और साथ ही जो चिप्स वगैरह का पैकेट होता है सर उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? सर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ताकि जो चिप्स है वो जल्दी ऑक्सीकृत ना हो और खराब ना हो। और मेरे मित्र आपके आज के इस सेट में टोटल 24 क्वेश्चन थे जिसको आपने सरलतापूर्वक कर लिया है। और मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।